जब इंदिरा गांधी के खिलाफ कई डायरेक्टर्स और देवानंद जैसे कुछ एक्टर्स ने एक कड़ा स्टैंड लिया। 1975 गुलजार की आंधी सुचित्रा सेन के कैरेक्टर को इंदिरा गांधी पर आधारित किया गया था, जो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर राजनीति की तरफ रुख करती हैं। 1978 में आईएस जौहर की नसबंदी पिक्चर, जो संजय गांधी के फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन इनिशिएटिव पर आधारित थी। 1978 में ही अमृत नाहटा की किस्सा कुर्सी का, मेरा पर्सनल फेवरेट है, इस पर हमने पूरा एक एपिसोड भी बना के रखा है, एक कल्ट सेटायर मूवी जिसे आज माना जाता है, लेकिन उस समय ये सारी पिक्चरों के बारे में जो बात कर रहा हूं उन्हें बैन कर दिया गया था। किस्सा कुर्सी का तो प्रिंस कहा जाता है। संजय गांधी और तब के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने मिलकर प्रिंट्स ही जला दिए थे। हाँ, तो बस ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए कि जिस तरह राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने अपने खिलाफ जाने वाली सारी मूवीज को बैन कर दिया था, उस तरह बीजेपी ने भी किया हो। बट अंडर द रूल ऑफ मोदी एंड आफ्टर 2014 मैं मान लूंगा कि पूरी इंडस्ट्री को ही गोदीवुड का टैग दे देना सही है। ऑन द अदर हैंड मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, रिसेंट 3 इयर्स की मूवी बता देता हूँ जिनकी थीम राइट विंग एजेंडा ड्रिवन थी और वो पर्टिकुलर स्टेट्स में बैन कर दी गई क्योंकि वहाँ दूसरे विंग की गवर्नमेंट थी और उन्हें ये गवारा नहीं था। फिर जस्टिफिकेशन देते बैठिएगा अपनी ऑडियंस को अपने आधे अधूरे सच का। केरला स्टोरी केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बैन, बस्तर वेस्ट बंगाल में बैन, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी भी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में बैन। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। हाय गाइस, फ्लब दिस साइड, स्वागत है एक और एक्सपोजे कम रोस्ट में। और तुम्हें पता है मुझ में और आकाश बनर्जी में डिफरेंस क्या है? कौन बोला उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मेरे 300 भी नहीं? हाँ, वो डिफरेंस भी है, पर एक और डिफरेंस है कि मैं जब किसी सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो खुद को न्यूट्रल बोल के अपनी ऑडियंस को धोखे में नहीं रखता। एंड आई एम सॉरी, मैं चाहता तो था कि यहाँ पे न्यूट्रल और अनबायस्ड ओपिनियन रखूं, लेकिन जब भी मैं इन सूडो इंटेलेक्चुअल्स का दोगलापन देखता हूँ, ना ही खुद को न्यूट्रल रख पाता हूँ और ना ही काम। ये काम सिर्फ शांत प्राशर ही कर सकता है, मेरा तो न्यूट्रलिटी से ही विश्वास उठ गया है। बाय द वे, एन अमेजिंग वीडियो शांतनु भाई। मैं चाहता तो था कि आपको शॉर्ट आउट दूं, पर मेरी हालत ऐसी है कि अगर आपको भी शॉर्ट आउट दूंगा तो उल्टा मेरा ही प्रमोशन होगा। बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं बता दूं, ये वीडियो पूरी तरह से बाइज्ड होने वाला है क्योंकि आपने शान प्राशर का न्यूट्रल ओपिनियन सुन लिया, बनर्जी का सूडो न्यूट्रल ओपिनियन सुन लिया, तो बीजेपी की साइड रखने वाला भी यहाँ पे कोई होना चाहिए। वैसे भी अगर मैं बाइज्ड होकर भी खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करूंगा, फिर तो मैं आकाश बनर्जी हो गया ना। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना छोड़ के चला जाए, लेकिन एक बात कंपलसरी है, वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और कम लोगों तक पहुंचाने के लिए डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कुछ तो करके जाना। तो आकाश बनर्जी का दोगलापन एक्सपोज करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये है साउथ के 5 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, जिन्होंने 3 टाइम्स धनुष जैसे बड़े स्टार को भी डायरेक्ट किया है, मिस्टर वेट्रीमान, जिनकी मूवीज एंटी ब्राह्मणिकल, कास्ट बेस्ड और एंटी आर्यन, प्रो सो कॉल्ड बहन की टुच्ची द्रविड़ आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, और ये बात ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। इन्हीं के पदचरणों पे चलते हैं पा रंजीत, जिनकी जय भीम मूवी तुमने जरूर देखी होगी। टैग किया जाता है इन्हें एज अ पॉलिटिशियन हु मेक्स मूवीज, और सेंटर में रखते हैं प्रो भीमवादी आइडियोलॉजी, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और तकलीफ भी होगी ये जान के कि इनकी काला मूवी में रजनीकांत को रावण की तरह प्रेजेंट किया गया था और एविल विलन को भगवान राम की तरह, और हर टिपिकल साउथ मूवी की तरह विलन एंड में कुत्ते की मौत मारा जाता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? यकीन नहीं होता तो मूवी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। तीसरी और आखिरी एग्जाम्पल है मारी सेल्वाराज, जिनकी मूवीज इन दोनों जितना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाती हैं, लेकिन हिंदू फोबिया की रेस में उन्होंने इन दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इनकी कर्णन मूवी में धनुष के कैरेक्टर का नाम कर्णन होता है, जो कि साउथ इंडिया में कर्ण होता है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, विद हिज बेस्ट फ्रेंड सुयोधन फाइट अगेंस्ट कास्टिज्म विच इज ओके बट फेल्स इन द लव ऑफ अ गर्ल नेम द्रौपदी। यहाँ पर फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था, बट कट्स डाउन द हेड ऑफ एन एविल विलन नेम्ड काना बीरन, जो कि साउथ इंडिया में श्री कृष्ण को कहा जाता है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।
अब तुम हिंदू फोबिया का लेवल देखो, इसकी 10% मोकरी भी किसी और रिलीजन की जाती तो मारी सर्फराज के साथ क्या होता ये हम सब अच्छे से जानते हैं। आल्सो इनकी कैप्टन मिलर मूवी ब्रिटिश वर्सेस इंडिया से ज्यादा ऊंची जाति वर्सेस नीची जाति पे फोकस करती है, विच इज ओके, बट वहाँ पे हिंदू आस्तिक लोगों को एक गद्दार की तरह प्रेजेंट किया गया है विद द टाइटल ऑफ धर्म के दले। अब यहाँ पे दो चीजें कॉमन है, एक तो इन सब की आइडियोलॉजी प्रो द्रविड़ है और एंटी अपर कास्ट है, और दूसरा ये सब डायरेक्टर्स बिलोंग करते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। और ऐसा ऑलमोस्ट इंडिया की हर स्टेट में होता है, जहाँ पर जिस आइडियोलॉजी की पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है वहाँ की मूवीज भी उसी साइड लाई करती हैं। अनदर एग्जाम्पल है केरला यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ पे पूरे केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो मूवीज भी बनती है वोक और लेफ्टिस्ट टाइप की। और बाय चांस 100 में से एक मूवी इनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ चली जाए, जैसे उन्नी मुकुंदन ने बनाई थी लव जिहाद पे, तो उस मूवी को इतना ट्रोल और डिग्रेड किया जाता है कि जैसे उस मूवी ने सेक्युलरिज्म की आत्मा ही खींच के निकाल ली हो। यहाँ की एक मेन स्ट्रीम फिल्म जनगण मना विद द स्टार कास्ट इंक्लूडिंग मलयाली सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन इनडायरेक्टली टारगेट करती है मोदी गवर्नमेंट को, विच इज ओके, इंडियन मीडिया को, विच इज गुड, बट इन अ सटल वे सपोर्ट करती है JNU प्रोटेस्ट को, विच इज नॉट। और यहाँ पे ये फैक्ट मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और बस्तर जैसी फिल्म्स इन दोनों स्टेट्स में भी बैन है और वेस्ट बंगाल में भी। अब तुम सोच रहे होगे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिक्स इन सिनेमा की वो साइड है जो बैनर्जी जैसे लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि खुद को न्यूट्रल क्लाइम करने में और न्यूट्रल होने में उतना ही डिफरेंस है जितना अमिताभ बच्चन और रामचंद्र की जंजीर फिल्म में। अब मैं ज़्यादा नहीं, बस 3 फैक्ट्स इसकी वीडियो से उठा के डिबंक करने वाला हूँ, उसी से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि इसकी वीडियो पे ट्रस्ट करके तुम्हारा कितना बड़ा कटा है। पीके, हालांकि ये मूवी दूसरी आजादी के बाद बनी थी, पर अस वर्सेस देम की बिरयानी तब तक अच्छे से पकी नहीं थी। बाबा हो या मौलाना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर सीधे तरीके से वार करती है। लोगों को धर्म के नाम पर कैसे भटकाया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस मूवी ने डिटेल में दिखाया था और सबको टाइट किया था। ये इस वीडियो का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। आपको पीके में एक भी सीन ऐसा नहीं दिखेगा जहां स्पेसिफिकली किसी एक रिलीजन को टारगेट किया गया हो, छोड़कर हिंदुइज्म को। याद रखना, स्पेसिफिकली। हाँ, जब मंदिर में जाके ब्रेकडाउन का टाइम आता है तब वो बैलेंसिंग के लिए 2 स्पेसिफिक रिलीजन्स को टारगेट कर देता है, बट उनकी किसी स्पेसिफिक प्रथा को क्रिटिसाइज या इवन टारगेट तक नहीं किया जाता। और उसका कंपैरिजन आप 2 घंटे 50 मिनट की पूरी फिल्म से कर रहे हो, जहां हर एक सीन में हिंदू भगवानों, आस्थाओं और ऋषियों तक का भी भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया, और एक जगह तो सीधा सीधा आइडियल वर्शिपिंग को क्रिटिसाइज किया गया। और इनके अकॉर्डिंग पीके न्यूट्रली सभी बिलीव्स को टारगेट करती है। उल्टी कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी मॉडल को अपनाया गया है। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और 90s में सरकार की मिलिटेंसी के सामने जो हार है उस पर आधारित पिक्चर है। अच्छी बात है, इसको दिखाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ वो हमारे इतिहास का एक घिनौना सच है। लेकिन इस मूवी ने उस सच को दर्शाने के बहाने अस वर्सेस देम का नैरेटिव खूब अच्छी तरीके से चलाया। यह बताना जरूरी नहीं समझा कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडित्स को तो मारा ही मारा, लेकिन उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुसलमानों को भी मारा, क्योंकि उनका एजेंडा था हमारे देश को खत्म करना, सिर्फ एक ग्रुप को नहीं। सिर्फ कश्मीर फाइल्स ही रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड नहीं थी, उसमें दिखाया गया एक एक सीन, चाहे वो एक औरत को बीच में से काट देना हो, खून वाले चावल खिलाना, या फिर बिट्टा कराटे का इंटरव्यू, और इन सब का प्रूफ तुम्हें इंटरनेट पे ढूंढने से आराम से मिल जाएगा। आई एग्री कि उस वक्त कश्मीर में ऐसे लोग थे जिनके लिए इंसानियत धर्म से ऊपर थी, जिसकी वजह से उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हेल्प की और मारे गए। लेकिन आप क्या चाहते हो, उन लोगों की वजह से हम उन लोगों की बात ही करना छोड़ दें जिन्होंने आतंकवादियों का सपोर्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। एंड प्लीज, आपका ये क्लासिक नैरेटिव कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं आता, इसकी बत्ती बनाइए और पिछवाड़ा खो जाइए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना तो वो कश्मीर में अल जिहाद के नारे लगा रहे होते, ना वहाँ के 90% मुस्लिम्स उनका साथ देते। लेकिन आपको तो अपना क्लासिक नैरेटिव चलाना है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सेक्युलरिज्म, लोड़ा लसन। द केरला स्टोरी के मेकर्स ने भी सोचा, अरे वाह, लोग तो नशे में है, एडवांटेज लिया जा सकता है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी बनाई एक और पिक्चर, बस्तर द नक्सल स्टोरी। इंडिया में नक्सल्स अटैक पर बनी यह पिक्चर केरला स्टोरी के डायरेक्टर, केरला स्टोरी की हीरोइन, केरला स्टोरी की फॉर्मूला पर बिल्कुल आधारित है। अरे एक बार लोगों को गधा बना सकते हो तो दूसरी बार भी बना सकते हो ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये पिक्चर नक्सल बॉम्ब की तरफ बॉम्ब ही कर गई। आदा शर्मा के फ्लॉप करियर में एक और फ्लॉप पिक्चर ऐड हो गई। लगता है लोगों को वही घुट्टी बार बार पीने में इंटरेस्ट
नहीं है। आज तक बॉलीवुड में नक्सलवाद पर हजारों मूवीज दिखी हैं जहां पे एक फैक्टर कॉमन था, नक्सलवादियों को अनडिस्प्यूटेड हीरो की तरह प्रेजेंट करना। और हद तो तब होगी जब प्रकाश जान ने नक्सलवादियों के द्वारा हमारे 54 पुलिस ऑफिसर्स को मारे जाने को सेलिब्रेट करते हुए चक्रव्यूह मूवी बनाई। तब नहीं बोला ये भोसले वाला, लेकिन एक मूवी आ जाती है जो इनके काले सच और लिबरल्स के दोगलेपन को खुलेआम चैलेंज करती है, तो इनके पिछवाड़े में मिर्ची सुलगने लगती है। अब तुम खुद सोचो, एक तरफ हिंदू गॉड्स की ओपन मोकरी चल रही है, हमारे जवानों की मौत का सेलिब्रेशन चल रहा है, साधुओं और आश्रमों को बदनाम किया जा रहा है, उस पे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इतने सालों के इंतजार के बाद कुछ चुनिंदा मूवीज ऐसी आ जाती हैं जो इन सब को लेके राइट का पक्ष रखती हैं, तो इनके पिछवाड़े में मिर्ची सुलग जाती है। और ये सिर्फ 3 पॉइंट्स उठा के मैंने डिबग किए हैं। 18 मिनट की वीडियो में ऐसे हजारों वन साइडेड नैरेटिव्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि सवाल करेगा कौन? क्योंकि एक प्रतीक बुराड़े जो खुलकर सवाल पूछने की हिम्मत करता था, उसके मुंह पे आपने संगी और हेटफुल की पट्टी बांध दी है। और भाई मुझसे तो दोबारा सवाल पूछने की उम्मीद मत रखना ना, नक्को। मैंने पिछली वीडियो में वांगा को सपोर्ट किया था, मुझसे लेडी गागा को ही नहीं संभालने हो रहा। अभी भी पिछली वीडियो के कमेंट्स तुम जाके देख सकते। मैं तो चला इंटरनेट बंद करके कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने।